मतलब नंबर को मैचिंग कराएंगे। यहाँ पे पहला नंबर से मिलेगा, दूसरा नंबर से मिलेगा, तीसरा नंबर से, चौथा नंबर से मिलेगा, पांचवा नंबर के बराबर होता है। पहले से जानते हैं, इस तरीके से मेरा मिलेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और बिंदु के साइज पे बनेगा। देखिए हो गया पहला केस। दूसरा केस, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। तो यहाँ पे सी और एफ के बीच बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और वस्तु प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। जब वस्तु सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। हो गया। चौथा नंबर है, सी और एफ के बीच जब वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। यहाँ गया अनंत, मतलब सी से इधर मतलब अनंत और सी के बीच है। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा सी और के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु से बड़ा होगा। चलिए पांचवा नंबर देख लेते हैं। जब वस्तु कहां पे होगा, फोकस पे होगा, उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। मतलब इसके सामने है, जब वस्तु फोकस पे होगा उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ये ध्यान देना। अब छठा केस चलते हैं। छठा केस में क्या कह रहा है, जब वस्तु कहां पे रहेगा, एफ और पी के बीच रहेगा, उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ऊपर में ही लिखेंगे इसको नंबर को, छठा नंबर को ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो जब वस्तु एफ और पी के बीच रहेगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक या उसका दूसरा नाम आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरीके से देखिए ये सुपर ट्रिक था, तुरंत बन गया बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सर की क्लासेज। आज मैं आप लोगों को गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए बताने वाला हूं। जो गोलीय दर्पण के बारे में है, इससे पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पढ़ा था। तो आज हम अवतल दर्पण को लेंगे और उसमें उसका जो 6 केस होता है वो बताने वाले हैं। उससे पहले आपको सबसे पहले रूल बताया जाएगा कि अवतल दर्पण जो बनाएंगे 6 केस, उसमें कौन कौन सा रूल यूज कर रहा है। तो पहले उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मुख्य बिंदु को जानेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, मुख्य फोकस, ये सब कहाँ कहाँ पे रखा जाता है, ये सब पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद रूल जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि मतलब मेन जो है ना पॉइंट कहाँ पे पोल रहता है, कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, कहाँ पे मुख्य फोकस होता है, प्रिंसिपल एक्सिस किस तरीके से लेते हैं वो जानते हैं। उसके बाद हम रूल जानेंगे। चलिए तो एक अवतल दर्पण बनाए हैं। इसमें मेन पॉइंट जो होता है अवतल दर्पण में वो सब हम यहाँ पे इंडिकेट किए हैं, दर्शाए हैं। तो यहाँ बता रहे हैं, इससे पिछले वीडियो में ही आपको बता चुके हैं। हो सकता है आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए आपको बड़ा पिक्चर लेकर के, बड़ा सा डायग्राम लेकर के आपको बता रहे हैं। तो ये जो है बाहर से कलेक्ट किए हुए हैं, ये अवतल दर्पण है, अंदर से धंसा हुआ है, जो इससे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, परावर्तन होगा किरण। ये यहाँ पे है, जहां से बीच होकर के ये जो लाइन गया है एक्स डाइस और एक्स यहाँ पे हम इंडिकेट किए हैं। ये जो लाइन गया है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोलते हैं। उसके बाद और जहां पे ये उसको प्रतिच्छेद किया दर्पण को, उसको हम क्या बोलेंगे, जहां पे ये प्रतिच्छेद किया इस बिंदु पे, उसको हम पी बोलते हैं। मतलब इंग्लिश में पोल, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और इसका ये केंद्र है, वक्रता केंद्र है। हाँ, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इसके आधे दूरी पर फोकस होता है, वक्रता केंद्र के आधे दूरी पर फोकस होता है। तो इसका जो है ना फोकस होता है, वही मुख्य फोकस वो कहलाता है। इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उसके बाद और जितना भी दूरी होता है सब दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। इसीलिए ऐसे फोकस से, ये कैपिटल एफ से सूचित करते हैं मुख्य फोकस को, और स्मॉल एफ से फोकस दूरी को सूचित करते हैं। तो कैपिटल एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम बोलेंगे, जो स्मॉल एफ के द्वारा इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद सेंटर ऑफ वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेन बिंदु है जो इसमें आगे यूज होगा जब इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरण हमको चाहिए। तो अब इसके बाद अब रूल जानते हैं कि कौन कौन सा रूल है। तो रूल नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण बना लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया अवतल दर्पण मेरा।
बन गया। यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं, प्रधान अक्ष ले लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, प्रधान अक्ष लेंगे, ले लिए प्रधान अक्ष। यहाँ पोल होगा, यहाँ पे सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके आधे दूरी पे फोकस रहेगा। ये रूल कहता है कि जब किरण प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष के ये लाइन जो यहाँ से इधर हम पी तक गुजारे हैं, इसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। अगर प्रधान अक्ष के समांतर किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर के गुजर जाएगी। यहाँ पे तो प्रधान अक्ष के समांतर कोई एक किरण लेते हैं। हाँ, रूल नंबर 1 है ये। प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण अगर लेंगे हम तो क्या होगा, दर्पण से जब टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, फोकस से होकर के वो निकल जाएगा। रूल नंबर 1, यहाँ पे फोकस से होकर के हम इसको क्या करेंगे, निकाल देंगे। ये फोकस से होकर के वापस, इसमें एरो दिखाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चला कि इधर से किरण आया और दर्पण से टकराने के बाद पुनः फोकस से होकर के वापस निकल गया। नंबर दूसरा देखते हैं, पहला रूल था, रूल नंबर दूसरा देखते हैं, RULE रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर फोकस से होकर के कोई किरण आता है तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये ध्यान देना है आप, रूल नंबर 2 ये कहता है। यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और उसके आधे में फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। अगर कोई किरण फोकस से होकर के आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, अगर फोकस से होकर के आ रही है किरण, यहाँ ध्यान देना है, फोकस से होकर के आ रही है और दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। यही रूल दर्पण जब हम बनाएंगे, अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो वहां पे यूज करेंगे। और एरो दिखाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा किरण किधर से आया किधर निकला। रूल नंबर 3, RULE रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्पण बना लेते हैं। और ये अवतल दर्पण, लेकिन उत्तल और अवतल दोनों दर्पण में कंडीशन सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अभी फिलहाल हम अवतल दर्पण के लिए बता रहे हैं, बाद में आपको उत्तल दर्पण के लिए बताया जाएगा, यहाँ ध्यान देना है। देखिए ये हो गया, ये अवतल दर्पण है, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मुख्य फोकस इसके आधे दूरी पे रहेगा, मुख्य फोकस, यहाँ ध्यान देना है। हाँ, अगर ये कोई किरण ध्रुव होकर के आया, मतलब पोल होकर के आएगी किरण, तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, बराबर एंगल, मतलब इसके साथ जितना एंगल प्रधान अक्ष के साथ ऊपर में जितना एंगल बनाया उतना ही एंगल बना करके वापस क्या होगा, निकल जाएगा। सेम एंगल बना करके वो वापस निकल जाएगा इस तरीके से। रूल नंबर ये तीसरा हो गया। चलिए तो रूल नंबर चौथा लेते हैं, रूल नंबर 4। चौथा रूल क्या कहता है, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एक मिरर बना लेते हैं, दर्पण, अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो उसके बाद इसमें चौथा रूल कहता है कि अगर कोई किरण कर्व होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के आया, वो उसी होकर के पुनः उसी पाथ होकर के पुनः वापस लौट जाएगा। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई किरण किस होकर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के अगर आया तो उसी होकर के क्या होगा, वापस लौट जाएगा, उसी होकर के वापस लौट जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर इधर से ये किरण आ रही है तो यह होगा, टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी होकर के वापस लौट जाएगा। अब ये क्यों लौटेगा, ये देखिए, हम मैथमेटिक्स में पढ़े हैं, प्रूफ है। अगर देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब
वृत्त का ये केंद्र है, तो केंद्र है, केंद्र से परिधि तक यहाँ आया तो ये त्रिज्या हुआ। और त्रिज्या इस पे परिधि पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा का डालेंगे, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, लंबवत हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो है ना लंब हुआ, अगर लंबवत हम अगर डालेंगे यहाँ पे किरण को तो क्या हो जाएगा, उसी होकर के वापस लौट जाएगा, मतलब उसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ जो है ना दिख ऐसे रहेगा, थोड़ा तिरछा दिख रहा है, लेकिन ये लंबवत काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो बड़ा सर्कल है उसका ये केंद्र है। और यहाँ पे कोई हम एक लाइन टच करा देंगे तो ये जो है ना इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हाँ, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये हम मैथमेटिक्स में जानते हैं, तो वही रूल को ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, इसीलिए ये वापस उसी होकर के लौट जा रहा है। ये 4 रूल है जो अवतल दर्पण में कोई 2 रूल को यूज करना है हमेशा। कोई भी 2 रूल हम यूज कर लेंगे, मेरा डायग्राम इजी से बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, अलग अलग मतलब पोजीशन लेते हैं ऑब्जेक्ट का और उसका इमेज बना के आपको हम दिखाते हैं। कि पहला केस में दिया हुआ है, केस नंबर 1 में, जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब का स्थान, इंग्लिश में उसको पोजीशन बोलते हैं, प्रकृति नेचर बोलते हैं उसको इंग्लिश में, आकार मतलब साइज बताए। मतलब वस्तु जब अनंत पे रखा हुआ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा, प्रकृति क्या होगा और आकार क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले ये सब अवतल दर्पण में है, हमेशा ध्यान रखना है। तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण हम यहाँ पे बना लेते हैं। अवतल दर्पण बनाने के बाद एक लाइन खींचेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस प्रधान अक्ष खींचेंगे, यहाँ पे ये फोकस दूरी देंगे यहाँ पे, और यहाँ से ये जो होगा इसके 2 गुने दूरी पे, जितना सेंटीमीटर ये लेंगे उसके 2 गुने दूरी पे हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को ले लेंगे इस तरीके से। और हमेशा ये ध्यान रखना है वस्तु कहाँ पे है, अनंत पे है, इन्फिनिटी पे है। तो जब अनंत पे रहेगा वस्तु तो हमको पता नहीं है कि वस्तु कहाँ पे रखा हुआ है, अनंत पे। तो अनंत से जब किरण आएगी तो हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर ही सोच लेना है, क्योंकि नजदीक में कोई वस्तु रहेगा तो हम इजी से जान सकते हैं कि वहां से कहां से किरण आ रहा है, कितना दूरी पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलेगा, अनंत पे वस्तु रखा हुआ है तो पता नहीं चल रहा है कि मतलब किरण फोकस से होकर के आ रही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल होकर के आ रही है, पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, दोनों किरण को हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर ले लेंगे। और कोई भी ये दर्पण में इमेज को बनाने के लिए, किसी अलग अलग पोजीशन में इमेज को बनाने के लिए हमेशा 2 किरण लेना जरूरी है। हमेशा कोई 2 किरण ले लेंगे। 4 रूल बताए थे, 4 में से कोई 2 यूज करेंगे। लेकिन हाँ, पहला वाला कंडीशन में ये जो केस है इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि वस्तु अनंत पे है तो हमेशा दोनों किरण पहला वाला ही यूज करेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर वाला। तो हम क्या करते हैं, ये प्रधान अक्ष के समांतर हम क्या करते हैं, किरण ले लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर पहला रूल कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर अगर किरण है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के ही क्या होगा, गुजरेगा। यहाँ अब कैसे पता चलेगा कि अनंत से आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, लाइन लेने के बाद इसको इस तरीके से हम डॉट डॉट करके थोड़ा दूर दिखा देंगे। दिखाने के बाद इस पे एरो लगाएंगे कि इधर से आ रही है किरण और ये पर अनंत से आ रही है, इंडिकेट कर रहा है। तो ये क्या होगा, दर्पण से टकराया यहाँ पे तो क्या होगा, फोकस से होकर के ही गुजर जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, फोकस से होकर के इसको यहाँ पे गुजार देंगे, इस तरीके से हम ऐसा करेंगे। यहाँ पे फोकस से होकर के हम इसको ले लेंगे। और दूसरा रूल सेम ही लेंगे रूल, यहाँ पे भी प्रधान अक्ष के समांतर ही ले लेना है हमको, प्रधान अक्ष के समांतर ले लेंगे। और तो ये भी फोकस से होकर के गुजरेगा, पहला ही रूल यूज करना है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है। तो हम ले लिए यहाँ पे, और बड़ा ले लेते हैं थोड़ा रे को,
हमको थोड़ा इन्फिनिटिव से आते हुए दिखाई देना चाहिए। इस तरीके से अब यहाँ पे हम एरो लिए, तो यहाँ पे दर्पण से टकराया, टकराने के बाद किस होकर के, फोकस से होकर के क्या होगा, गुजर जाएगा, फोकस से होकर के गुजर गया यहाँ पे। अब पता कैसे चलेगा कि मतलब कहाँ पे प्रतिबिंब बना, तो देखिए परावर्तन जो किरण हुआ, कौन सा किरण हुआ, ये आने वाली किरण है, दर्पण से टकराने के बाद ये वाला किरण परावर्तन हो गया, और ये आने वाला किरण है, ये परावर्तन, दोनों कहाँ पे टच किया, फोकस पे, मतलब ये एक नाम है, यहाँ पे फोकस पे टच किया, तो वही मेरा क्या हो गया, स्थान हो गया। स्थान में लिखाएगा पहला में प्रतिबिंब क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, ये स्थान हो गया इसका। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, वस्तु को बिंब भी बोलते हैं, हमेशा ध्यान रखना, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, ये इसका क्या हो गया, स्थान हो गया, मतलब एक स्थान या फोकस पे बनेगा। अब ये ध्यान रखना है, दूसरा में क्या पूछ रहा है, प्रकृति बताइए। देखिए प्रधान अक्ष पे कटे या उसके नीचे कटे, हमेशा ध्यान रखना है, ये रियल में कट रहा है, मतलब हम इसको डॉट डॉट करके नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लाइन खींचे तो ये कट गया, तो ये रियल में कट रहा है, जो रियल में कटेगा वो हमेशा उल्टा होगा, ये ध्यान रखना है, जो रियल में कटेगा वो हमेशा उल्टा होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति में उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। तीसरा लिखना है, तीसरा क्या पूछ रहा है, आकार बताइए, तो देखिए एक पॉइंट बनाया, बिंदु बनाया, यहाँ लिखेंगे बिंदु के आकार का, प्रतिबिंब बिंदु के आकार के बनेगा, प्रतिबिंब या वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा, या बिंब का प्रतिबिंब ऐसा भी लिख सकते हैं, बिंब का प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा। हम इस तरीके से ऐसा लिख सकते हैं, ये देख देख करके लिखना है, रट्टा नहीं मारना है। यहाँ इमेज अगर आपका बन गया तो यहाँ से अब देखिए, या फोकस पे जाके कटा, तो ये स्थान हो गया, फोकस पे जाके कट गया तो स्थान हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगी, ये लिखेंगे। उसके बाद हमेशा रियल में कट रहा है, मतलब डॉट डॉट करके नहीं मिला है, डायरेक्ट कट गया जा करके, परावर्तन जो लाइन हुआ वो जाके यहाँ पे कटा, दोनों परावर्तन वाला लाइन से हम चेक करेंगे, तो वहां जो कटा तो रियल में कटा, और जो रियल में कटेगा और तो वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा और वास्तविक, वास्तविक और उल्टा होगा, हमेशा ध्यान रखना। अब प्रतिबिंब, वस्तु को बिंब बोलते हैं, ध्यान देना, बिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब वो इमेज हुआ, बिंब को ऑब्जेक्ट, OBJECT ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब को इमेज बोलते हैं, IMAGE इमेज बोलते हैं। तो बिंदु, बिंदु नहीं लिखा है, बिंदु के साइज का, बिंदु के आकार का बनेगा, आकार का बनेगा, ये ध्यान देना। इस तरीके से ये हम पहला केस मेरा हो गया। ये तो दूसरा है, जब वस्तु अनंत और C के बीच हो तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आकार बताइए। वस्तु कहाँ पे है, अनंत और C के बीच, तो हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण ले लेते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण ले लिए हैं, बना लेते हैं अवतल दर्पण इस तरीके से, और प्रधान अक्ष हम ले लेते हैं, इसका प्रधान अक्ष ले लेंगे यहाँ पे, चलिए प्रधान अक्ष लेते हैं। प्रधान अक्ष लेने के बाद अब जो है ना, अनंत से थोड़ा इधर आ गया है मेरा वस्तु, यहाँ पे पोल हो गया, ये MN अवतल दर्पण हो गया, ये हो जाएगा फोकस, और यहाँ से मेजर करके लेंगे जितना सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, और उसके दोगुने दूरी पे क्या होगा,
सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो ये ध्यान देना है, यहाँ पे ये बराबर दूरी पे होना चाहिए। जितना दूरी पे ये फोकस है उतना ही दूरी पे फोकस से आगे हम लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम मेजर करके नहीं ले रहे हैं, वैसे इमेजिनेशन करके हम ले रहे हैं, आप लोग मेजर करके लीजिएगा स्केल से। हाँ, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 रूल है, कोई 2 रूल उसमें से हम यूज करेंगे। कोई 2 रूल अगर यूज कर लेंगे तो मेरा क्या होगा, इमेज जो ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ रहेगा उसका प्रतिबिंब इजी से बन सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, वस्तु को हम क्या करते हैं यहाँ पे ले लेते हैं। तो वस्तु को लेंगे तो ये ध्यान रखना है कि दर्पण से ऊपर नहीं लेंगे, फिर उस पर टकराएगा नहीं। अब यहाँ पे वस्तु लेंगे, इस तरीके से हम एरो लगाएंगे, यहाँ पे इस तरीके 90 डिग्री पे खड़ा रहेगा। देखिए ये सीधा खड़ा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब एक तो पहला वाला रूल लेते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर वाला। तो समांतर हम ले लेंगे तो दर्पण से टकराएगा, दर्पण से टकराने के बाद किस होकर के वापस हो जाएगा, रूल पढ़े थे, फोकस से होकर के वापस हो जाएगा। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर ले लिए। इसको हम क्या करेंगे, फोकस से होकर के गुजारेंगे। यहाँ दर्पण टकराया, टकराने के बाद रूल जो कहता है फोकस से होकर के गुजरेगा, तो फोकस से होकर के हम क्या किए, गुजार दिए। अब दूसरा कोई और रूल एक ले लेते हैं, या तो पोल होकर के लेंगे, नहीं तो फोकस होकर के, नहीं तो हम किस होकर के लेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के, इस होकर के भी ले सकते हैं। तो हम इस बार हम क्या करते हैं, फोकस से होकर के ले लेते हैं। तो फोकस होकर के रूल कहता है कि अगर फोकस से होकर के कोई किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगा। प्रधान अक्ष के क्या करेंगे हम, यहाँ पे इधर से आ रही है किरण, ये क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर होगा। तो हमेशा ध्यान देना है, ये हमेशा ध्यान देना है, ये दर्पण से जो टकराने के बाद जो कटेगा रेखा, उसको हमको देखना है कहाँ पे कट रहा है। देखिए ये इधर से आया और ये इधर चला गया, ये इधर से आया और टकराने के बाद ये इधर चला गया। तो देखिए ये टकराया तो ये इधर से इधर आया, ये टकराया, दोनों आपस में जो रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तन हुआ किरण, वो यहाँ पे आकर के टकराया। तो इससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, यहाँ पे प्रधान अक्ष से हम मिला देंगे। तो क्या होगा, इसका जो निचला जड़ है यही रहेगा, प्रधान अक्ष पे रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो एरो है वो नीचे आ गया, देखिए उल्टा बन गया। हमेशा ध्यान रखना, ये क्या हुआ, उल्टा बन गया। हम लिखेंगे, पहला हम क्या कह रहा था, स्थान लिखने के लिए, स्थान क्या है, सी और एफ के बीच में ये बन रहा है, ये ध्यान देना है। तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है या बिंब का जो प्रतिबिंब है, बिंब का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो हम उतना नहीं लिखते हैं, सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, हम ये लिखेंगे बनेगा। उसके बाद दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा में क्या है, प्रकृति कह रहा है, तो वह हमेशा ध्यान रखना है, रियल में जो कटेगा तो वह हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक उल्टा हम लिख सकते हैं। और इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है इस बात को, जो प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ लिखेंगे वास्तविक, प्रतिबिंब जो है ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा कहता है साइज बताने के लिए, आकार, साइज बताने के लिए। तो देखिए, तो वस्तु इतना बड़ा है, उससे छोटा दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब या बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा,
ये इस तरीके से हम लिखेंगे। ये सब यहाँ देख करके ही लिखना है और अलग से रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा, इजी से देख करके लिख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कटा है तो सी और एफ के बीच में कटा है, तो लिख दिए प्रतिबिंब जो है ना, या बिंब का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। और नीचे बना है प्रधान अक्ष के नीचे, तो उल्टा, और जो उल्टा होगा वो हमेशा वास्तविक रहेगा। ये हो गया। उसके बाद साइज देखेंगे ना, इसका साइज इतना है, इसका साइज छोटा है, मतलब बिंब वस्तु का जो है ना साइज जो है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से क्या है, छोटा है। तो हम छोटा लिख दिए। इस तरीके से हम यहाँ से देख करके लिखेंगे। ये साइंस है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा इसको देख करके ये फिगर को लिखना है। अगला तीसरा नंबर केस में लिखा है, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी पर हो तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आकार बताइए। तो यहाँ किस पे है, सी पर है, वक्रता केंद्र पे इस बार दिया है वस्तु को। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रधान अक्ष ले लेते हैं। सबसे पहले प्रधान अक्ष लेंगे, यहाँ से हाँ एकदम लाइन स्ट्रेट लेना है, सीधा लेना है। अगर सीधा नहीं लेंगे तो फिर नहीं बनेगा। मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, ध्यान देना है आप लोग को। हाँ, आप लोग अच्छा से लीजिएगा पेंसिल से और स्केल यूज कीजिएगा। ये पे हो गया, फिर नहीं आया, फिसल जा रहा है बार बार। चलिए इस बार हो गया। चलिए यहाँ पे पोल है, ये है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी लेंगे। तो हम क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखना है, तो वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र पे रखना है, मतलब इस पे रखना है, वक्रता केंद्र पे। तो वक्रता केंद्र पे हम रख दिए। रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक पहला वाला रूल ले लेते हैं, ध्यान देना है। पहला वाला रूल लेंगे, प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा, तो किस होकर के जाएगा, फोकस से होकर के चला जाएगा वो, प्रधान अक्ष के समांतर। हाँ ये हो गया प्रधान है, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद फोकस से होकर के वापस लौट जाएगा। ये फोकस से होकर के वापस क्या हुआ, लौट गया। ये थोड़ा मिट गया है, तो इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ये हो गया प्रधान अक्ष के समांतर था, तो क्या हो गया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद फोकस से होकर के वापस लौट गया। इसको थोड़ा हम और आगे बढ़ा देते हैं। एक तो क्या करते हैं, हम पोल होकर के ले लेते हैं, यहाँ पे तो पोल होकर के आया, आने के बाद ये बराबर एंगल बना करके वापस लौट जाएगा। तो ये ध्यान देना है, इसका जितना दूरी है उतना दूरी हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे दे देंगे, यहाँ पे इस होकर के ये आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ इस तरीके से ऐसा लेंगे, यहाँ पे हाँ इस तरीके से हम ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये किरण इधर से आया, पोल होकर के बराबर एंगल बना करके वापस निकल गया। ये थोड़ा मिट रहा है क्योंकि इस बार बार टच हो जा रहा है। तो ये हो गया, निकल गया। यहाँ पे यहाँ देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ पे कटा तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिला देंगे। तो सी को थोड़ा साइड में हम लिख देते हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट पता चले। यहाँ से यहाँ पे हम मिला देंगे। देखिए, जहां पे हम वस्तु को रखे, अगर वहीं पे बन गया, ये इधर से बना, ये इधर से बना, ये उल्टा हो गया। देखिए, तो प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा तो हमेशा उल्टा ही बनेगा, ध्यान देना है। प्रधान अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा। यहाँ हम पहला लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, सीए पर बनेगा। बिंब का प्रतिबिंब, बिंब बिंब या वस्तु भी लिख सकते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, ही बनेगा, 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 सी पर ही बनेगा। ये ध्यान देना है। इस तरीके से हम लिख देते हैं, थोड़ा सी पर ही बनेगा। दूसरा क्या था, प्रकृति, प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा।
5 केस में, यहाँ जो 5 केस तक पढ़ेंगे हमेशा वास्तविक और उल्टा। उसके बाद आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताया जाएगा लास्ट में, मतलब इसको एक ही डायग्राम में सबको हम कैसे जल्दी जल्दी बता सकते हैं वो बताएंगे। देखिए जहां पे हम वस्तु को रखे अगर वहीं पे बन गया तो हमेशा वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब आकार जो होगा वस्तु के बराबर होगा। तो दूसरा में हम लिखेंगे वास्तविक और उल्टा लिखेंगे, वास्तविक और उल्टा बनेगा। हो गया। तीसरा साइज क्या होगा, वस्तु के बराबर। हाँ, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर होगा। देखिए देख देख के हम लिख दिए, यहाँ से आप भी देख करके लिख सकते हैं, उतना रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम रट के नहीं बता रहे हैं, यहाँ से देख करके बता रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना है, परावर्तन किरण जो होगा वो किरण से हमको देखेंगे कि वो किरण कहाँ पे कटा है, जहाँ पे कटेगा वहां से हम प्रधान अक्ष पे एक लाइन खींच देंगे तो हो जाएगा। और यहाँ सी पे था तो सीए पे बना, इसीलिए बराबर होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम देख करके लिख दिए। देखिए चौथा नंबर दिया हुआ है, जब वस्तु सी और एफ के बीच हो तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आकार बताइए। यहाँ पे वस्तु को कहाँ रखा है, सी और एफ के बीच में रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, एक वस्तु को सी और एफ के बीच में हम क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। खड़ा कर दिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 जो रूल था उसमें से कोई 2 रूल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, फोकस से होकर के हम किरण आएगा तो दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो प्रधान अक्ष के इसको हम क्या करते हैं, समांतर कर देते हैं। कोई भी 2 किरण लेंगे तो आपका इमेज डायग्राम इजी से बन जाएगा। प्रधान अक्ष के समांतर ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब उसके बाद एक और ले लेते हैं, दूसरा P होकर के ले लेते हैं। हाँ, P होकर के हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, मतलब ध्रुव होकर के हम क्या करते हैं, एक किरण ले लेते हैं ध्रुव होकर के। ध्रुव के लिए तो क्या होगा, ये ध्यान देना है, ये अब बराबर एंगल बना करके क्या होगा, निकलेगा। बराबर एंगल बना करके निकलेगा इस तरीके से। यहाँ देखते हैं कहाँ पे कट रहा है, अपने आप कट जाएगा। हमारा रूल सब कुछ सही रहेगा तो खुद ब खुद कटेगा। यहाँ ध्यान देना है आपको। यहाँ देखिए यहाँ कहाँ कटा, यहाँ पे ये जो है ना, ये इधर से किरण आया पोल पे, यहाँ पोल से होकर के हम लिए थे तो क्या हो गया, यहाँ पे बार बार मिट जा रहा है। यहाँ पे तो पोल होकर के लिए तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने का ये भी रिफ्लेक्शन रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों देखिए कहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा। तो इसको जहाँ पे कटा है तो उसको हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष में मिला देंगे। तो इसका जो निचले वाला था पोर्शन तो यहाँ पे रह गया, प्रधान अक्ष पे रह गया, और ऊपर वाला क्या हुआ, नीचे हो गया। तो देखिए उल्टा बन गया। तो इसका हम लिखेंगे, स्थान लिखेंगे अनंत और सी के बीच। वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। अनंत और सी के बीच, अनंत और सी के बीच बनेगा। यह स्थान हो गया, मतलब पोजीशन हुआ। दूसरा इसमें से देखिए आप, दूसरा में क्या कह रहा है, प्रकृति। प्रकृति मतलब उल्टा, नीचे है तो उल्टा, और जो उल्टा होगा वो हमेशा वास्तविक होगा। तो उल्टा और वास्तविक लिख देंगे, उल्टा और वास्तविक लिखेंगे, उल्टा और वास्तविक। तीसरा देखिए क्या हुआ, तीसरा साइज देखिए। तो वस्तु इस बार क्या हो गया, छोटा हो गया, और उसका प्रतिबिंब बड़ा हो गया। तो प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा होगा।
प्रतिबिंब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। आप देख भी सकते हैं, तो वस्तु थोड़ा छोटा हो गया, अब प्रतिबिंब जो बना उससे बड़ा हो गया। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, यहां से हम देख करके लिख दिए। ये चौथा नंबर केस था। चलिए तो देखते हैं 5वां नंबर में दिया हुआ है केस में, जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आकार बताइए क्या होगा। यहाँ ध्यान देना है आपको। कहाँ पे है, देखिए तो 5वां नंबर केस में दिया है, जब वस्तु फोकस पे हो तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आकार बताइए। तो हम क्या, कहाँ पे रखा हुआ है, फोकस पे। तो हम क्या करते हैं, फोकस पे वस्तु को रख लेते हैं। फोकस पे वस्तु को हम रख लिए, और पहला नंबर केस हम यूज कर लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर हम क्या करते हैं, किरण को ले लेते हैं। प्रधान अक्ष के समांतर किरण लेंगे तो दर्पण से टकराने के बाद क्या होगा, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद एरो देना नहीं भूलेंगे। दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के क्या होगा, निकल जाएगा। ये फोकस से होकर के क्या हुआ, निकल गया। इस तरीके से हम थोड़ा आगे और बढ़ा देते हैं, फोकस से होकर के निकला। अब दूसरा हम क्या करेंगे, पोल होकर के ले लेते हैं। पोल होकर के हम दूसरा किरण ले लेते हैं। पोल होकर के आया, दर्पण से टकराया, टकराने के बाद बराबर एंगल बनाते हुए क्या होगा, वो निकल जाएगा। बराबर एंगल बनाते हुए निकलेगा, हमेशा ध्यान रखना है। बराबर एंगल बना करके वो निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा किरण यहाँ पे। चलिए तो इसमें देखते हैं, ये जो है ना परावर्तित किरण जो है, ये दोनों समांतर रहेगा, मतलब बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। अनंत तक जाने पे कहीं नहीं मिलेगा, ना उधर मिलेगा ना इधर मिलेगा। मतलब दर्पण के पीछे भी अगर इमेजिनेशन कर देंगे तो एकदम समांतर है, उधर भी नहीं मिलेगा इधर भी नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ पे जाके बनेगा, अनंत पे जाके बनेगा। इसको लिख, तो यहाँ लिखेंगे बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। मतलब उसका स्थान, पोजीशन हुआ अनंत पर बनेगा। दूसरा हो गया जिसका क्या है, प्रकृति कह रहा था, मतलब ये रियल में उधर अनंत पे जा कटेगा, अनंत पे बन रहा है। तो मतलब प्रधान अक्ष के नीचे है, तो वास्तविक और उल्टा लिखेंगे। वास्तविक और उल्टा बनेगा, ऐसा हम लिखेंगे। वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा है क्या है, साइज। तो जो अनंत पे बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब बहुत ही, वस्तु का प्रतिबिंब, अब कहीं पे हम वस्तु कहीं पे बिंब लिख दे रहे हैं, उससे आपको घबराना नहीं है। बिंब का मतलब भी वस्तुएं होता है, प्रतिबिंब मतलब इमेज होता है। इमेज प्रतिबिंब हुआ, बिंब आया, वस्तु दोनों ऑब्जेक्ट हुआ। दोनों को दो नाम है हिंदी में। तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। इस तरीके से ये मेरा। चलिए तो छठा और लास्ट केस देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच, पोल मतलब पी लिख दिए हैं, पी के बीच हो तो प्रतिबिंब का स्थान, प्रकृति और आकार बताइए। तो कहाँ पे रखा है वस्तु, एफ और पी के बीच रखा है। तो हम क्या करते हैं, एफ और पी के बीच हम क्या करते हैं, वस्तु को रख देते हैं। वस्तु को रख दिए, रखने के बाद हम क्या करेंगे, एक पहला वाला हम क्या करते हैं, रूल ले लेते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा। दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि वस्तु इधर है, इस तरीके से। तो प्रधान अक्ष के समांतर रहेगा, दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर के, फोकस से होकर के ही क्या होगा,
गुजर जाएगा। तो फोकस से होकर के हम क्या करेंगे, गुजार देंगे। इस पे हम एरो लगा देंगे कि इधर रिफ्लेक्ट हो गया, यह ध्यान देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी होकर के या पी होकर के, जिस होकर के मन होगा उस होकर के हम गुजार सकते हैं। वो रूल है तो रूल को, कोई भी रूल को हम यूज कर सकते हैं। यहाँ इधर से ले लेते हैं हम, इसको हम इस बार सी होकर के गुजारते हैं, यहाँ ध्यान देना है। सी होकर के क्या करेंगे, हम गुजारेंगे। सी होकर के गुजार, क्योंकि उसी होकर के वापस आएगा ना, इसीलिए हम सी होकर के ये गुजार रहे हैं। तो मतलब इधर से ये किरण गया, इधर से गया तो इसी होकर के वापस लौट गया ये। तो ये हाँ लौट गया। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ देखिए इसके बीच दोनों जो परावर्तन हुआ किरण, तो दोनों के बीच में दूरी बार बार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूरी जो बढ़ रहा है ये कहीं नहीं मिलेगा, धीरे धीरे ये फैलते चला जा रहा है। लेकिन कुछ और देखते हैं कि ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, आगे जैसे गया है ये दोनों किरण, परावर्तन जो ये किरण हुआ ये दोनों, ये जो आगे देखते हैं, जैसे जैसे आगे परावर्तन जहाँ से हुआ है वहां देखते हैं बहुत कम दोनों के बीच में दूरी है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते गया, मतलब कि दर्पण से बढ़ते गया, तो ज्यादा दूरी दोनों के बीच में क्या हो गया, बढ़ते चला गया। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा इमेजिनेशन करते हैं, इसको डॉट डॉट करके हम आगे दिखाते हैं, आगे दिखा देते हैं इसको, यहाँ ध्यान देना। आगे मतलब इमेजिनेशन ऐसा कर रहे हैं हम, आगे दिखाते हैं। आगे अगर हम इमेजिनेशन ऐसा करेंगे तो कहीं न कहीं ये जा करके क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ करके कहा, यहाँ पे जाके कट गया। तो हम क्या करेंगे, प्रधान अक्ष को आगे थोड़ा बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ पे पी को थोड़ा हम नीचे दे देंगे और प्रधान अक्ष को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ा लेंगे यहाँ पे, उसको यहाँ से नीचे प्रधान अक्ष पे ये कर देंगे, मतलब मिला देंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम एरो, यहाँ देखिए यहाँ पे कल्पना किए, यहाँ इधर नहीं मिल रहा था तो हम उधर क्या किए, कल्पना किए। इसी को बोलेगा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हम बोलते हैं। कल्पना किए, काल्पनिक प्रतिबिंब, या उसका दूसरा नाम आभासी प्रतिबिंब है, तो वो हमेशा सीधा होता है। यहाँ पहला नंबर में हम लिखेंगे, यहाँ स्थान का है, ये जो है ना दर्पण के पीछे बन गया। या प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा ना, वस्तु या बिंब बोलो, दोनों में से कोई बोल सकते हैं, वस्तु या बिंब या वस्तु, बिंब या वस्तु, इसको स्लाइस करके लिख देते हैं, या वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये हो गया, दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है, नेचर। नेचर में है डॉट डॉट करके मिलाए, कल्पना किए, तो इसलिए काल्पनिक, काल्पनिक का दूसरा नाम आभासी भी उसको बोलते हैं, काल्पनिक, उसका दूसरा नाम क्या है, आभासी, काल्पनिक, या उसका दूसरा नाम आभासी और सीधा बनेगा। हाँ, वास्तविक उल्टा होता है, आभासी हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा बनेगा। तीसरा लेते हैं, तीसरा में कह रहा है साइज बताने के लिए, तो साइज हमेशा देखिए ये इतना बड़ा है, इससे ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु इतना बड़ा है, उससे प्रतिबिंब बड़ा दिखाई दे रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना यहाँ पे बड़ा हो गया, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हुआ लेकिन बड़ा हुआ। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, ऐसे हम लिखेंगे। इस तरीके से देख देख के हम लिख सकते हैं।
चलिए, तो इस तरीके से मेरा छठा केस तक समाप्त हो गया है। अब आपको हम क्या करते हैं, एकदम जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। एक ही डायग्राम लेंगे, उसमें 6 केस आपको हम बता देंगे, बहुत फास्ट में बताएंगे, जो बहुत कम समय में आप जो पूरा 6 केस बनाने में जितना समय लगा उससे कई गुना कम समय, मतलब कि 10 या 100 गुना कम समय में हम क्या कर सकते हैं, उसको 6 केस को इजी से बना सकते हैं। तो चलिए, तो देखते हैं ट्रिक क्या है इसका, मतलब बनाने का। देखिए, ये पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं, एकदम बहुत जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, प्रधान अक्ष लेंगे, यहाँ पे मेरा लाइन सीधा नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ लेंगे और यहाँ पे सी लेंगे। इधर क्या है, अनंत है, तो ध्यान देना पोजीशन मेरा कहाँ कहाँ पे था, इधर हम अनंत लिख लेते हैं, अनंत। यहाँ एक पोजीशन यहाँ था, 1 नंबर इधर डालिए, और एक दूसरा था कि अनंत और किसके बीच, अनंत और सी के बीच था, तो सी के करीब हम डाले। तीसरा था कि मतलब सी पे था। चौथा सी और एफ के बीच था मेरा ऑब्जेक्ट। पांचवा कहाँ पे था, एफ पे था। और छठा कहाँ पे था, छठा एफ और पी के बीच था, छठा। ये ध्यान देना है। आगे हम इसको थोड़ा खींच लेते हैं। चलिए, या आप देख लिए कि मतलब जितना डायग्राम हम आपको बताए, 6 केस इस तरीके से ऐसा हम लिए थे। पहला अनंत पे लिए थे, दूसरा अनंत और सी के बीच लिए थे, तीसरा सी पे लिए थे, चौथा सी और एफ के बीच लिए थे, पांचवा एफ पे लिए थे, छठा एफ और पी के बीच लिए थे। तो छठा केस को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। अब एक को क्या कीजिए, यहां पे रखिए, 2 को यहां रखिए, इधर से पांचवा से शुरू करेंगे, इधर 3 को यहां रखिए, 4 को यहां रखिए, 5 को यहां रखिए। अब कहिएगा कि ये इस तरीके से आप लिखे कैसे, क्या बताना चाह रहे हैं आप। देखिए, ये 6 केस जो आपको बताए हैं, ये 6 केस आपको एक ही डायग्राम में हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए सुपर ट्रिक है। देखिए, ये अनंत में ये जो है ना, ये सब ऊपर में ये जितना है, ये सब नंबर ऊपर में 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, ये वस्तु है। ऊपर में जो लिए है ये वस्तु है, ध्यान देना है। और नीचे में जो है ना, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब उसका बनेगा सबका, ध्यान देना है। तो जब वस्तु, पहला देखिए फटाफट कैसे होता है। जब वस्तु अनंत पे रहेगा, अनंत इसको लिए है, जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो एक यहाँ पे है, तो एक दीजिए कहाँ पे आ गया, नीचे, नीचे देखना है। तो जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे लिए है, 5वां नंबर फोकस पे है, तो ये फोकस पे लिए है। तो जब वस्तु अनंत पे है उसका प्रतिबिंब, मतलब नंबर को मैचिंग कराएंगे। यहाँ पे पहला नंबर से मिलेगा, दूसरा नंबर से मिलेगा, तीसरा नंबर से, चौथा नंबर से मिलेगा, पांचवा नंबर के बराबर होता है। हम पहले से जानते हैं, इस तरीके से मेरा मिलेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे तो जब वस्तु अनंत पे रहेगा तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और बिंदु के साइज का बनेगा। देखिए, हो गया पहला केस। दूसरा केस, जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। 2 यहाँ पे सी और एफ के बीच बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। जब वस्तु अनंत और सी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। और वस्तु प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा। चलिए, तीसरा नंबर देख लेते हैं। जब वस्तु सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब सी पे बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। हो गया। चौथा नंबर है, सी और एफ के बीच जब वस्तु रहेगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा। यहाँ 4 यहाँ आ गया, अनंत मतलब सी से इधर है, तो मतलब अनंत और सी के बीच है। तो जब वस्तु सी और एफ के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बनेगा, और प्रतिबिंब जो होगा सी और के बीच बनेगा, वास्तविक और उल्टा होगा, और वस्तु से बड़ा होगा। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वस्तु से बड़ा होगा। चलिए, 5वां नंबर देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा, तो उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा। मतलब इसके सामने है, जब वस्तु फोकस पे होगा उसका प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। ये ध्यान देना। अब छठा केस चलते हैं। छठा केस में क्या कह रहा है, जब वस्तु कहाँ पे रहेगा, एफ और पी के बीच रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ऊपर में ही लिखेंगे इसको, नंबर को, छठा नंबर को ऊपर, नीचे नहीं जाना है। तो जब वस्तु एफ और पी के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक या उसका दूसरा नाम आभासी बनेगा,
और वस्तु से बड़ा बनेगा। इस तरीके से देखिए ये सुपर ट्रिक था, तुरंत बन गया बहुत स्पीड में। ये एक ही मतलब जितना 6 केस पढ़े थे वो एक ही फिगर में हम आपको ट्रिक के द्वारा बता दिए। इस तरीके से हुआ ऐसा, मतलब जितना बोले हम 6 केस एकदम सब रियलिटी में आप जाके चेक कर सकते हैं, सब हम सही बोले 100%। ये 6 केस मतलब कि ये 5 केस नीचे है, नीचे का मतलब हुआ वास्तविक और उल्टा होगा। और शायद जैसे जैसे हम इधर वस्तु को रखेंगे वैसे वैसे साइज क्या होगा, बढ़ते जाएगा। प्रतिबिंब का यहाँ पे आएगा तो बराबर हो जाएगा, और जैसे इधर चला गया तो क्या होगा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे आएगा बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर छठा केस इधर हो जाएगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा। इस तरीके से हम एक ही डायग्राम में सबको मतलब नंबर लिख करके हम बता दिए हैं ट्रिक के द्वारा। ये बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत काम आने वाला ये ट्रिक है। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। चलिए तो फिलहाल वीडियो को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर के नया कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, उसमें कुछ नया बताएंगे। इसीलिए इस चैनल से जुड़िए। तब तक के लिए जय हिंद।